Learners, this is your guide and trainer Ashwarya Seth, welcoming you all once again to my YouTube educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. First of all, I want to say big thank you to all subscribers who are trusting and supporting me in the successful running of this 100% free educational YouTube channel where the students from all over India are receiving quality education regarding various competitive exams. So learner, in the last video I taught you the complete topic of research ethics of research aptitude, which is the second unit of UGC paper 1. In today's video I will cover the most important topic of research aptitude, that is thesis and article writing, format and styles of referencing. So this is the updated topic of the updated syllabus of UGC NET 1 paper 1. Kindly listen and understand this very carefully. So let's start with the presentation, students. So thesis and article writing first of all. So thesis क्या है? What is thesis? Thesis is a factual, logical and possibly sequential record of the research work on a specific problem carried out over an extended period of time. So it clearly specifies the problem of your research, the work carried out to reach the solution and the results obtained. So in simpler terms, it is the record and report of the research. Basically क्या है thesis? एक डॉक्यूमेंट है, एक रिपोर्ट है विच इज़ सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर फॉर एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग दी रिसर्चर्स एंड इट्स फाइंडिंग्स. ठीक है जी, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है थ्रू आउट, जो कंडक्शन ऑफ रिसर्च हुई है, जो रिसर्चर ने किया है थ्रू आउट, उसका जो हम जब रिपोर्ट बनाते हैं उसको डिटेल्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम थीसिस बोलते हैं. सो गाइज, इट इज़ द ह्यूज वर्क of scientific and systematically analysis of the original research work and necessary for obtaining a research degree. ठीक है जी, मेन मकसद यही है कि जो भी रिसर्च करी है उसको डिटेल्ड वे में प्रेजेंट करना, उसकी रिपोर्ट जो है वो बना के पेश करना. और क्यों करना? एक तो मेनली क्या है, रिसर्च वर्क शो करने के लिए, ठीक है जी, बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में शो करने के लिए विदाउट एनी बायसनेस, और एक जो है वो डिग्री ऑब्टेन करने के लिए, रिसर्च डिग्री ऑब्टेन करने के लिए जो है रिसर्च थीसिस जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है. सो इट इज़ द डिटेल्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है जी, प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करने के सॉल्यूशंस जो है कौन कौन से निकाले हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ की हैं. ठीक है जी, ये सारा कुछ जो है वो हम थीसिस में लिखते हैं. थीसिस राइटिंग इज़ द फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल पेज ऑफ द रिसर्च. ठीक है जी, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द रिसर्च क्या है कि ये पूरा रिपोर्ट जो है, ये फाइनल रिपोर्ट जब हम सबमिट कराते हैं प्रॉपर कंपाइल करके, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द लास्ट समराइजेशन, जो है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है हम बनाते हैं, तो उसमें वो क्या है, रिसर्च थीसिस है. तो कई स्टूडेंट्स को जो है वो क्या, रिसर्च थीसिस और डिज़र्टेशन में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है. वैसे थीसिस और डिज़र्टेशन जो है वो तकरीबन सेम ही रहती है, लेकिन एक डिफरेंस हम जो है वो उसमें करते हैं कि जो थीसिस है इट इज़ यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ बैचलर्स और मास्टर्स कोर्स, while dissertation is normally applied to a doctorate or higher educational level. कि अगर थीसिस और डिज़र्टेशन को हम सेम ही जो है वो लेके चलते हैं, लेकिन एक डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. अगर आपको पेपर में थीसिस या डिज़र्टेशन वर्ड दोनों ही इकट्ठे दिए हों तो तकरीबन सेम मीनिंग होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस एक थोड़ा सा माइन्यूट होता है कि जो थीसिस है वो डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री जो है वो कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, और जो डिज़र्टेशन है जो हायर लेवल पे, डॉक्टरेट लेवल पे जो है, जैसे पीएचडी से रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो जो है सबमिट कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिज़र्टेशन. सो अ डिज़र्टेशन इज़ योर अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग अ डॉक्टरेट लेवल, ठीक है जी, टू कॉन्ट्रीब्यूट न्यू नॉलेज, थ्योरीज और प्रैक्टिसेस ऑफ योर फील्ड. ठीक है जी, डिज़र्टेशन बहुत वास्ट होती है, डॉक्टरेट लेवल पे की जाती है, थोड़ी सी इसमें प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है थीसिस के अकॉर्डिंगली, बिकॉज इसमें क्या है, डॉक्टरेट लेवल पे आप न्यू फाइंडिंग्स जो हैं, न्यू अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं, न्यू थ्योरीज डेवलप करते हैं, उनको जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी, डिज़र्टेशन में तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज़ उसको सेम ही लिया जाता है. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि थीसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, एक रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट है या एक रिकॉर्ड ऑफ योर रिसर्च फाइंडिंग. सब कुछ जो है रिसर्च में आपने किया उसकी रिपोर्ट बना के जो प्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली क्या है, हमें रिसर्च डिग्री लेने के लिए जो है बहुत ही
ज़रूरी होती है, ठीक है जी। सो आगे क्या है कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थीसिस में होनी चाहिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए थीसिस में, वेल रिटन थीसिस, जो हम थीसिस राइट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं रिसर्च फाइंडिंग्स का, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब होता है कि लॉजिकल होनी चाहिए और साथ में उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लॉजिकल एज वेल एज कंसिस्टेंसी इज द रियल मीनिंग ऑफ कोहेरेंस हेयर। राइट एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो है हम इंक्लूड करें। मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी। एंड अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट के सारे जितने भी स्क्रीन के ऊपर फीचर्स हैं ये आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का टॉपिक सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ थीसिस। अब क्या है, वैसे तो जिस इंस्टीट्यूशन को आपने थीसिस सबमिट करनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या किसी यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट करनी है, तो वो यूनिवर्सिटी या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको वो फॉर्मेट दे देता है कि इस फॉर्मेट में थीसिस सबमिट कराएं। लेकिन ऑन एन एवरेज जर्नल जो फॉर्मेट है थीसिस का, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक जर्नल फॉर्मेट है, ठीक है जी। जिसमें 3 तरह के मेन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन पार्ट और फिनिशिंग पार्ट, ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो थीसिस में रिपोर्ट का सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी। इसमें सबसे पहले क्या आता है, टाइटल पेज, जिसके हम ऊपर टाइटल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, रिपोर्ट का टाइटल क्या है। फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये एक क्रम है, ये सीरियल वाइज ही हमने ऐसे चलना है। और ये जो सीरियल वाइज है, ये आपको पेपर में भी इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है और बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि जो थीसिस है उसका प्रॉपर जो फॉर्मेट का एक सीक्वेंस दिया होता है और जंबल्ड वे में 3-4 ऑप्शंस बनाई होती हैं, आपने राइट ऑप्शन जो है करेक्ट सीक्वेंस की जो है वो चूज़ करनी होती है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे टाइटल पेज पहले, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक समरी होती है पूरी की पूरी थीसिस रिपोर्ट की, ठीक है जी, ये होती है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट या प्रीफेस आप लगाते हैं, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, ठीक है जी। ये सीरियल वाइज चल रहा है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं मेन बॉडी। रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन देनी है। उसके बाद जो भी आपने पास्ट रिकॉर्ड्स जो है रेफ़र किए हैं वो लिटरेचर व्यू में आप लिखोगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन एंड मेथडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन, सारा का सारा आप मेथडोलॉजीज़ या मेथड्स जो भी आपने यूज़ करें उनके बारे में सारा लिखोगे। उसके बाद रिजल्ट्स जो है आपने एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके, डाटा इंटरप्रिटेशन करके जो रिजल्ट्स निकाले हैं फिर वो आप लिखोगे। उसके बाद डिस्कशन जो आपने पेयर ग्रुप्स के साथ करी हैं, अपने टीम के साथ करी हैं, उसके क्या रिव्यूज़ हैं वो लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे और लास्ट में मेन बॉडी में लिखेंगे लिमिटेशंस एंड सजेशंस फॉर द फ्यूचर रिसर्च, कि कहीं पे कुछ ना कुछ अगर फर्दर रिसर्च हो भी सकती है इसमें, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो आप सजेशंस या रिकमेंडेशंस लिख देंगे। तो ये मेन बॉडी है। और लास्ट में आता है आपका फिनिशिंग पार्ट। फिनिशिंग पार्ट में आप 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। तो यहाँ पे रेफरेंसेस जो है साथ में आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है जी। तो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी अब देखिए दोनों सेम लगते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, जो रेफरेंसेस हैं वो डायरेक्टली जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट के बीच में डायरेक्टली हम रेफरेंसेस ले सकते हैं। जिस सोर्स से हमने रेफरेंस लिया वो टेक्स्ट जब हम लिख रहे हैं रिसर्च का, उसके बीच में उसका रेफरेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन बिब्लियोग्राफी जो है वो टेक्स्ट के बीच में डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लास्ट में लिखी जाती है बिब्लियोग्राफी। और रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में एक और डिफरेंस हम ले सकते हैं कि रेफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चंक ऑफ डाटा ले लिया, ठीक है जी, किसी बुक में से कोई सेंटेंस ले लिया, किसी नॉवल में से या जर्नल में से कोई कोटेशन ले ली, वो छोटे छोटे डाटा के चंक्स जो हैं, कोई कोटेशन है, सेंटेंस है, ठीक है जी, कोई भी ऐसा आपने डाटा लिया वो रेफरेंस कहलाता है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड बिब्लियोग्राफी देखें तो उसमें क्या होता है कि आपने जितने भी सोर्सेज हैं A to Z, चाहे आपने 20 बुक्स आपने रेफ़र करी हैं, तो 20 की 20 बुक जितनी भी आपने रेफ़र करी हैं सारी की सारी जो है आपने उसके ऑथर और बुक नेम वो सारे के सारे लिखने हैं बिब्लियोग्राफी में, ठीक है जी। तो ये बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में ये डिफरेंस है। बट एक कॉमन भी है कि जो अगर रेफरेंस भी लिखें या बिब्लियोग्राफी भी लिखें तो उनका जो है वो एक
आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनको जो है हमने रेफ़र करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सीरियल वाइज उसको लिखना होता है, ठीक है जी। तो लास्ट में क्या है, अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा कुछ जो ह्यूज डाटा होता है जो हम रिपोर्ट में एज इट इज़ नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू इन्वॉल्व इन द होल रिपोर्ट। तो उसमें क्या होता है कि अपेंडिसेस में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोई ऐसी बहुत ह्यूज मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, मैथमेटिकल ह्यूज कैलकुलेशन डेरिवेशंस हैं, या टेक्निकल ग्राफिक्स हैं जो आप रिसर्च रिपोर्ट में एज इट इज़ नहीं डाल सकते। तो उसको हम क्या करेंगे, एक समराइज्ड वे में हम जो है वो लास्ट में डाल देते हैं। जो भी डेरिवेशंस ली, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ली, या रिपोर्ट में कुछ और हमने ऐड ऑन किया, तो वो रिपोर्ट में डायरेक्टली नहीं डालते, हम लास्ट में समराइज्ड वे में डाल देते हैं अपेंडिसेस के रूप में। तो वो क्या है, लास्ट में फिनिशिंग पार्ट में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये सारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिटन थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज इट इज़ ही, आप ये जर्नल फॉर्मेट है, एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए पहले क्या आता बाद में क्या आता है। सीक्वेंस पे ज़रूर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है जी। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च आर्टिकल। थीसिस हमने कर लिया, ठीक है जी। तो रिसर्च आर्टिकल क्या है, तो इसका मीनिंग देखें। रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट्स the results of original research, assesses its contribution to the body of knowledge in a given area, and is published in a peer-reviewed scholarly journal. A given academic field will likely have dozens of peer-reviewed journals. कहने का मतलब है कि रिसर्च आर्टिकल क्या है अब, ठीक है जी। सो इट रिपोर्ट्स द रिसर्च आर्टिकल क्या करता है, बेसिकली इट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। जो भी आपने ओरिजिनल रिसर्च की है या इन्वेस्टिगेशन की है सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो शो करता है आर्टिकल। सो इट इज़ रिटन बाय द पर्सन हु डिड द एक्चुअल रिसर्च, ठीक है जी। जो भी पर्सन करता है रिसर्च वही उसको आर्टिकल को लिखता है। सो मोर ओवर इट इज़ अ न्यू एंड ओरिजिनल वर्क दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। ये बिल्कुल रिफ्रेशिंग और बहुत ओरिजिनल वर्क होता है आर्टिकल में। जो भी हम आर्टिकल देते हैं, रिसर्चर जो आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवाता है, चाहे वो जर्नल में कराए, चाहे वो मैगजीन में कराए, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में कराए, ये सारे मोड्स हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड्स में भी करवा सकता है, जैसे आप नेट पे कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपना आर्टिकल, ठीक है जी। एंड सो मैनी मोड्स आर देयर। सो आर्टिकल इज एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट रिसर्चर राइट एंड पब्लिश ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है जी, वेदर इन अ मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर एंड और एनी अदर रेलिवेंट सोर्स। तो ये आर्टिकल क्या है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल, प्रोफेशनल आर्टिकल्स होते हैं, वो पीयर रिव्यूड स्कॉलरी जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, ठीक है जी। ताकि उनको प्रॉपरली जो है उनके उनके अपनी फील्ड के जो स्कॉलर्स हैं या अपनी फील्ड के जो स्कॉलरली जो पर्सनस हैं उनको रिव्यू करें, उनके ऊपर जो है अपने व्यूज़ दें, ठीक है जी। और आर्टिकल को जो है वो रिकमेंडेशंस दें, और बहुत अप्रेजल भी मिलता है अगर अच्छा आर्टिकल हो तो। ये सारा कुछ क्या है, ये ओरिजिनल जो रिसर्च है उसको एसेस करके उसके रिजल्ट्स जो है उसको हम जब लिखते हैं आर्टिकल की फॉर्म में तो उसको बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल, ठीक है जी। सो यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल के क्यों लिखने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले क्या है, जिस भी इंटरेस्ट का टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर और उनका इंटरेस्ट का टॉपिक है, उस इंटरेस्ट को हम सबकी लाइमलाइट में लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। जो मुझे पता है वो मैं सबको भी जो है उसकी नॉलेज दे सकती हूँ आर्टिकल लिखकर। आर्टिकल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द टॉपिक्स, ठीक है जी। इट ऑफर्स सजेशंस एंड पीसेज ऑफ एडवाइस। मैंने आर्टिकल कोई पब्लिश किया, मुझे सजेशंस कोई मिली, कुछ एडवाइस मिला, तो मेरा भी मोरल बूस्ट होगा एज अ रिसर्चर कि मैंने उसको भी आगे जाके और इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है जी। इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स एंड अर्जेस देम टू थिंक, ठीक है जी। जो भी रीडर्स हैं उनको थिंक करने का, उनकी क्रिटिकल एबिलिटी को जगाता है, उनको थिंक करने का मौका देता है कि आर्टिकल पढ़ें और उसमें क्या क्या आपको नॉलेज मिली वो उनको नॉलेज देता है, और कुछ क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स देने के भी उनको जो है वो एक मौका देता है। सो आर्टिकल डिस्कसेस वेरियस स्टोरीज, पर्सनस, लोकेशंस, राइजिंग इश्यूज, टेक्निकल डेवलपमेंट्स एंड सो ऑन। आर्टिकल में कोई भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिसर्चर या आर्टिकल जो पब्लिश करने वाला पर्सन है वो दे सकता है। तो आर्टिकल का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जर्नल फॉर्मेट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
एनाटॉमी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, तो आर्टिकल का जो इस तरह से एक फॉर्मेट के थ्रू भी हम आर्टिकल प्रॉपर एक फॉर्मेट, जैसे हमने थीसिस का फॉर्मेट किया प्रॉपर, यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश करने का भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले उसमें टाइटल होता है, ठीक है जी, बहुत ईजी है आर्टिकल में। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स देखते हैं, जर्नल में आर्टिकल्स दिए होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स ने, तो उनका पहले वो टाइटल लिखते हैं, उसके बाद ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नेम जो है, ठीक है जी, उसका बैकग्राउंड है, और जो उसकी डेजिग्नेशन है, कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड्स में उसने रिसर्च की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। फिर एब्स्ट्रैक्ट वही है जो मैंने आपको थीसिस में भी बताया कि समरी होती है फॉर द होल आर्टिकल की। आर्टिकल इज अबाउट व्हाट, तो ये समरी होती है एब्स्ट्रैक्ट। कीवर्ड्स हो गए, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन उसके बाद आ गए, इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स आ गए, मेथड्स के बाद रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स के बाद डिस्कशंस हैं, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स के बाद जो है एक्नॉलेजमेंट्स हैं। तो ये भी एक क्या है, ये प्रॉपर एनाटॉमी एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एन जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन राइटिंग दी आर्टिकल। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका भी आपको सीक्वेंस आना चाहिए, बिकॉज रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च रिपोर्ट है, किसी की तरह का भी आपको जो है वो थीसिस का भी किसी भी तरह का आपको जो है वो सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप डिफरेंस ले लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि आर्टिकल भी कर लिया, रिसर्च आर्टिकल भी कर लिया, रिसर्च थीसिस भी कर लिया, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आर्टिकल की छोटी बुकलेट देख रहे हैं, थीसिस थोड़ा सा बड़ा आप देख रहे हैं, तो अभी आपको मेन डिफरेंस जो है यहीं से आपको क्लियर हो चुका होगा कि थीसिस इज़ यूजुअली अ लॉन्ग डिसर्टेशन रिटन बाय अ कैंडिडेट फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। मैंने आपको पहले भी बता दिया जब थीसिस का मतलब मैंने क्लियर किया था कि थीसिस जो है वो लॉन्ग होती है, डिटेल्ड इन डेप्थ जो है वो राइटिंग होती है, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू शो योर रिसर्च एंड टू obtain अ रिसर्च डिग्री, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन द जर्नल आर्टिकल एंड थीसिस, क्या डिफरेंस है, इज दैट द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन जो लेटर है मतलब जो थीसिस है इंक्लूड्स अ डीप स्टडी अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। और यहाँ पे जो थीसिस है ये डिटेल्ड जो है स्टडी है, डीप स्टडी है, ठीक है जी, अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। सो इन कंट्रास्ट थीसिस टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम टू ऑपरेशनल। तो थीसिस पे ज़्यादा टाइम लगता है, डिटेल्ड जो है आपको लिखना पड़ता है, लेकिन जो आर्टिकल है वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी, और आप जो है वो ओवरव्यू लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया इसका दोनों का मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लास्ट टॉपिक इस प्रेजेंटेशन का रहता है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड रेफरेंसिंग। तो फॉर्मेटिंग एंड रेफरेंसिंग का मतलब है जब हम रिसर्च में, ठीक है जी, साइटेशंस लेते हैं। साइटेशन क्या होता है, साइटेशन इज़ अ रेफरेंस और कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, पेपर्स और ऑथर्स डाटा स्पेशली इन अ स्कॉलरी वर्क। कहने का मतलब है जब हम रिसर्च में कुछ डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेते हैं, साइटेशंस लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, उनको हम साइटेशंस या रेफरेंसेस बोलते हैं, लेकिन उसको भी रिसर्च में इंक्लूड करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि हमने कौन कौन से सोर्स से साइटेशन करी है, रेफरेंस लिए हैं, और उनको लिखने का जो रिसर्च में एक स्टाइल होता है, फॉर्मेट होता है। और डिफरेंट फॉर्मेट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। वैसे तो तकरीबन 21 डिफरेंट स्टाइल्स के फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूजीसी एग्ज़ाम जो है वो पहले 3 आप देख रहे हो, एपीए, एमएलए एंड शिकागो, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो 100% आता है। मैंने एक और शामिल कर लिया यहाँ पे, हार्वर्ड फॉर्मेटिंग स्टाइल। ये अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन एक आधे बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन 99.9% जो है वो एपीए, एमएलए एंड शिकागो, ये पहले 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जो है 99.9% आता है। सो एपीए देखते हैं। एपीए का फुल फॉर्म जो आप देख रहे हैं, इट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए रेफरेंस स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन goes back to the late 1920s when a group of scholars from the fields of psychology, anthropology and business management met in order to set up a system for giving references, ठीक है जी। रेफरेंसेस देना, ये बहुत, कल मैंने आपको एक एथिक्स का इशू बताया था जो है रिसर्च एथिक्स में, अगर आप रेफरेंसेस ले रहे हो, कहीं किसी सोर्स से डाटा ले रहे हो अपने रिसर्च में, तो वो रेफरेंसेस देना उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन रेफरेंसेस को क्रेडिट देना कि कहाँ से कौन सी बुक से लिया है, उसको उस ऑथर को क्रेडिट देना, ये हमारी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल है, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है। एपीए स्टाइल फर्स्ट स्टाइल है,
तो ठीक है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बेसिकली ये बहुत ही पुराना चलता आ रहा है। सबसे पहला स्टाइल यही डेवलप हुआ था रेफरेंसेस देने का। तो यहाँ पे लेट 1920s में आया था, और यहाँ पे मेनली क्या है, ये सोशल साइंसेज में और अदर एकेडमिक फील्ड्स में जो है इनकी एज इस स्टाइल की रेफरेंस दी जाती है। इसका दूसरा नाम देख सकते हैं एपीए का, ऑथर डेट रेफरेंस स्टाइल। क्या है? ऑथर डेट रेफरेंस स्टाइल। इसका दूसरा नाम हम ले सकते हैं कि ऑथर डेट रेफरेंस स्टाइल है। और मोस्टली जो है, अगर आपको क्वेश्चन आए यूजीसी में कि मोस्टली जो है एकेडमिक्स के लिए, ठीक है जी, एकेडमिक्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, ठीक है जी, कौन सा सबसे ज़्यादा फॉर्मेट हम जो है रेफरेंसिंग फॉर्मेट जो है यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ फॉर श्योर एपीए स्टाइल। यही स्टाइल यूज़ करते हैं 99.9% एकेडमिक रिसर्च के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखिए फॉर्मेट है इसका। अब फॉर्मेट एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में हम साइटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी रिसर्च में। इस फॉर्मेट के ऊपर देखिए, आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या आता है एपीए स्टाइल में, ऑथर के बाद पब्लिकेशन ईयर, ठीक है जी, उसके बाद आर्टिकल टाइटल, उसके बाद पीरियोडिकल टाइटल, फिर वॉल्यूम, इशू एंड पीपी मीन्स पेज नंबर, पेजेस कौन कौन से हैं कहाँ, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये जहाँ से आपने जिस भी ऑथर का आपने डाटा लिया है, ठीक है, रेफरेंस ली है जिस भी बुक से, तो वो प्रॉपर जो उस रेफरेंस को देने के लिए फॉर्मेट है एपीए फॉर्मेट। एग्जाम्पल में भी आप जो ऊपर मैंने लिखा है एपीए का जो फॉर्मेट है, वैसे ही हमने नीचे लिखा है कि सबसे पहले ऑथर का नाम लिखा नवीन, ठीक है जी, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा 1990, फिर उसके बाद आर्टिकल टाइटल लिखा द चेंजिंग ऑफ टीचर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद पीरियोडिकल टाइटल लिखा टीचर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसका वॉल्यूम लिखा। तो यहाँ पे टीचर एजुकेशन द जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन डिवीजन ऑफ काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये पूरा का पूरा जो है वो टाइटल है, ठीक है जी, पीरियोडिकल टाइटल है। तो जो वॉल्यूम है वो है 13, और इशू है इसका 3 to 4, और पेज नंबर है 147 148। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट है जहाँ से हम जैसे रेफरेंसिंग लिखते हैं, कौन से स्टाइल में, एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग में, फॉर्मेट में, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मेट जो है, बिकॉज क्वेश्चन के उसके किसके ऊपर आता है, आपके फॉर्मेट के ऊपर, कि एपीए का फॉर्मेट, वो 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है जी, कि इसमें से आप ढूंढो विच इज़ द करेक्ट एपीए फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यही ओरिजिनल है, और ऐसा ही फॉर्मेट जो है वो होता है एपीए का। नेक्स्ट हम चलते हैं एमएलए रेफरेंस स्टाइल। इसमें क्या है, ये सेकंड टाइप ऑफ स्टाइल है। इसमें क्या है, इसका जो एमएलए का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। स्टाइल इज़ वाइडली यूज्ड एज द ह्यूमैनिटीज़ स्पेशली इन राइटिंग ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एमएलए, जैसे मैंने आपको बोला, एपीए स्टाइल किसके लिए यूज़ होता था, एकेडमिक के लिए, फिलॉसफी के लिए, सोशल साइंसेस के लिए, ठीक है जी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फील्ड्स में ये स्टाइल ज़्यादातर चलते हैं। अगर एपीए स्टाइल का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर आपको फील्ड्स पूछे जाएँ तो क्या है, एपीए में एकेडमिक, फिलॉसफी और सोशल साइंसेज या साइंसेज चलते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर एमएलए की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या चलता है, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में भी क्या, इंग्लिश है, लिटरेचर है, ठीक है जी, इस लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज, लिटरेचर या इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कौन सा आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे, एमएलए। एमएलए स्टाइल्स यूजेस ब्रीफ parenthetical citations in the text that refer to an alphabetical list of works cited appearing at the end of the वर्क, ठीक है जी। यहाँ पे एपीए स्टाइल में कौन कौन से आप ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश, लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी, ये सारा कुछ एमएलए। अगर आपकी फिलॉसफिकल रिसर्च है, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आर्ट में रिसर्च कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में अगर आप कुछ रेफरेंसेस ले रहे हैं तो वो रेफरेंसेस कहाँ पे, आप किस तरह, कौन से फॉर्मेट में या कौन से स्टाइल में आप करेंगे, एमएलए में। तो एमएलए का फॉर्मेट का भी आप आगे देखिए, ये इसका फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आप इसका एमएलए रेफरेंस दे सकते हैं अपनी रिसर्च में। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ऑथर्स लास्ट नेम, उसके बाद आएगा ऑथर्स फर्स्ट नेम, उसके बाद टाइटल आएगा, फिर पब्लिशर आएगा, फिर ईयर आएगा। जैसे कि आपने एग्जांपल में भी देखा कि ऑथर का लास्ट नेम है मैककॉकर, उसके बाद फर्स्ट नेम है फ्रैंक, टाइटल क्या है, स्टोरी मेकिंग एंड मिथ टेलिंग, कॉमिक, लिटरेरी एंड फिल्म इमेजेस, पब्लिशर कौन सा है, ऑक्सब्रिज, और ईयर क्या है, 1992। तो इस तरह से आपको बेसिकली क्या है, 2 तरह की चीज़ें इसमें याद करनी है फॉर्मेटिंग में। एक तो कौन कौन से फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है जी, और वो कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ होते हैं, ठीक है जी, और वो उनका फॉर्मेट
एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, इस पे क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो है शिकागो रेफरेंस स्टाइल में क्या है, शिकागो इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस सिंस 1906. Notes and bibliography style is preferred mainly in humanities disciplines including history, literature and arts. Citations are provided in the footnotes or endnotes and usually accompanied as a bibliography. तो एक शिकागो क्या है, टर्बेनियन स्टाइल है। शिकागो का दूसरा नाम आप देख सकते हैं, टर्बेनियन स्टाइल है। और शिकागो में क्या है कि यहाँ पे जैसे बिज़नेस, अगर किसी की बिज़नेस रिसर्च है, हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च है, फाइन आर्ट्स के ऊपर, इन डिसिप्लिन्स में जो है हिस्ट्री में, बिज़नेस में और फाइन आर्ट्स में और इन डिसिप्लिन्स में जो है अगर आपकी रिसर्च आप कर रहे हैं, उसमें अगर साइटेशंस ले रहे हैं, रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो उस फॉर्मेट को जो है शिकागो फॉर्मेट में जो है वो उस रिसर्च में उस फॉर्मेट करेंगे, शिकागो फॉर्मेट में जो है उसको लिखेंगे। ठीक है जी। अब इसमें जो शिकागो का फॉर्मेट है वो भी आप देख लीजिए, लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर टाइटल ऑफ द बुक, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। अब यहाँ पे एक न्यू इंग्रेडिएंट आ गया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। शिकागो में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी होता है, पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ नीचे उसकी रेलिवेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं आप। बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट याद करना है कि किसका क्या फॉर्मेट है। बेसिकली 3 फॉर्मेट्स ही हैं। बेसिकली क्या है, शिकागो है, एमएलए है और एपी है। ये 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने एक चौथा भी इसमें डाला है। नेक्स्ट करते हैं हार्वर्ड रेफरेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार इसका क्वेश्चन आया था, ओनली इन 1 पेपर। ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो मोस्ट रेफरेंसेस स्टाइल आर बेस्ड ऑन मैनुअल्स पब्लिश्ड बाय द स्कॉलरी एसोसिएशंस और बाय पब्लिशिंग कंपनीज. दिस इज नॉट द केस with Harvard, and consequently there are not one but several versions of Harvard style. The difference between the different versions are small and mainly concerned for the use of punctuation. यहाँ पे अब हार्वर्ड स्टाइल में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन का जो है वो बहुत ध्यान रखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इस यहाँ पे उसको एक और नाम दिया जाता है, ऑथर डेट रेफरेंसिंग स्टाइल। ऑथर डेट रेफरेंसिंग स्टाइल यहाँ पे क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैनुअल्स पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड। अगर कोई मैनुअल, जो स्कॉलरली एसोसिएशंस हैं, रिसर्चर हैं, ठीक है जी, प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, अगर वो मैनुअल्स और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल मैनुअल्स अगर रिसर्च में लेके आती हैं और उसकी साइटेशंस जो हमने इंक्लूड करनी है, तो वो कौन से फॉर्मेट में होंगी, हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल में। और इसका भी आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ऑथर्स फैमिली नेम, इनिशियल या इनिशियल्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकता है, मतलब किसी भी स्टाइल में एक या एक से ज़्यादा ऑथर हो सकता है। ठीक है जी। तो इनिशियल्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो इसका भी एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया होगा कि कैसे कैसे ऑथर नेम, जो इनिशियल्स कैसे लिखने हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कैसे लिखना है, टाइटल, पब्लिशर, ईयर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो ये इस तरह से ये फॉर्मेट्स हैं, प्लीज़ इसको लर्न करें। बहुत ही ये हार्वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया। लेकिन जो मेन स्टाइल जो है वो लर्न करने वाले हैं, वो आपके जो हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया, एपीए, एमएलए एंड शिकागो। इन तीनों में क्या लर्न करना है, ये कौन कौन सी, मैं आपको फिर से समरी बता देती हूँ। एपीए एकेडमिक में, फिलॉसफी में, सोशल साइंसेज में इस तरह की रिसर्च में यूज़ होता है। एमएलए ह्यूमैनिटीज़ में, इंग्लिश में, लिटरेचर में इस तरह की रिसर्चेज में यूज़ होता है। और शिकागो है बिजनेस में, हिस्ट्री में, फाइन आर्ट्स में, इस तरह की रिसर्चेज में यूज़ होता है। और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी मैंने आपको बता दिए। तो ये एक फुल फ्लेज टॉपिक जो है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये सारा का सारा मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कल लेके आऊँगी रिसर्च का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे आप 9888066275 पे कॉल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ 100% फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।